Hello everyone, welcome to Ticker. I am Pranka Singh and today we will be studying something more interesting about our own cell and body. Okay, so पहले के लेक्चर्स में प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा कि सेल जो है वो क्या होता है, ठीक है। सेल का ओरिजिन कहाँ से हुआ, सेल को डिस्कवर किसने किया, ठीक है। और उसके बाद में हमने देखा था कि सेल की कवरिंग आउटर लेयर्स कौन सी होती हैं, द सेल वॉल, द सेल मेम्ब्रेन। ओके, सेल वॉल के बारे में हम लोगों ने देखा था कि सेल वॉल जो है वो सिग्निफिकेंट फीचर होता है किसका, प्लांट्स का। ओनली प्लांट्स हैव द सेल वॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको यू हैव टू जस्ट कीप इट टाइड इन योर ब्रेन। ओके, सो गांठ बांध के इसको रख लो कि सेल वॉल जो है इट इज अ बेसिक वेरी सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ प्लांट सेल्स। और सेल मेम्ब्रेन जो है वो दोनों ही में प्रेजेंट होते हैं, सेल प्लांट सेल्स में भी होती है और एनिमल सेल्स में भी होती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि सेल के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होते हैं, हमने एक एक करके सबके बारे में स्टडी कर रहे थे, ठीक है। जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी है, हमारा काम कौन करता है, हमारे अंदर जो प्रेजेंट ऑर्गन्स हैं वो करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा हार्ट है, ब्रेन है, लिवर, एवरी ऑर्गन इट हैज इट्स ओन फंक्शन टू परफॉर्म इन आवर ओन बॉडी। तो वैसे ही सेल के अंदर भी उसके खुद के ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम ऑर्गेनील्स कहते हैं, ठीक है। और ये सारा जो सारे ऑर्गेन्स हैं वो एक साथ मिलजुल कर अपने सेल के लिए कोई भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे वी वर स्टडिंग अबाउट ऑल दी ऑर्गेनील्स। तो उसमें हमारा हो गया था सेल वॉल, हो गया था सेल मेम्ब्रेन, हो गया था वी स्टडीड अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक फ्लो, like we studied about the cell wall, plasma membrane, mitochondria, Golgi bodies. We will study about the endoplasmic reticulum today. और फिर उसके बाद में आएंगे हमारे गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, प्लास्टिड्स, स्पेक्यूल्स एंड न्यूक्लियस। ओके, सो धीरे धीरे वी विल कवर देम ऑल। इन दिस लेक्चर वी विल बी स्टडिंग अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑलराइट, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है बेसिकली, ठीक है। हर एक ऑर्गेनेल जो है ना बॉडी में इट हैज इट्स ओन वेरी सिग्निफिकेंट फीचर एंड यूनिक फीचर जो कोई और नहीं परफॉर्म कर सकता। कोई भी कुछ भी चीज हमारी बॉडी में इट्स नॉट अ वेस्ट, नॉट एट ऑल, ठीक है। एवरीथिंग हैज इट्स ओन पर्पस। तो वैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका भी अपना खुद का पर्पस है। ओ ओ व्हाट इज इट, इसका भी अपना खुद का पर्पस है। व्हाट इज इट, अच्छा मतलब समझते हैं पहले, पता है। कोई भी जो हमारा टॉपिक है उसका हम लोग वी विल लर्न अबाउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, होल्ड ऑन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये देखने में पढ़ने में बड़ा ऐसा तोप जैसा वर्ड लग रहा है बट ऐसा कुछ है नहीं। एंडोप्लाज्मिक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्लाज्मा मतलब क्या हो, साइटोप्लाज्मा जो होता है हमारा, ये सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। तो यहाँ पर जो साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड, मतलब यहाँ पर पूरे सेल में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मा, ठीक है, या फिर जो प्लाज्मा है अपना। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि एंडो, एंडो का मतलब कहीं भी आपको दिख जाए, एंडो मतलब इनसाइड, समथिंग विच इज प्रेजेंट इनसाइड आवर, ठीक है। तो एंडो मतलब इनसाइड और प्लाज्मा मतलब जो प्लाज्मा के अंदर हो, ठीक है। तो समथिंग विच इज प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा, विच इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक। अब रेटिकुलम का मतलब क्या होता है, रेटिकुलम का मतलब इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश में, कोई बहुत ज्यादा कोई दूसरी भाषा नहीं है, ठीक है, इंग्लिश ही है। रेटिकुलम का मतलब क्या होता है, नेटवर्क, अ वेरी इरेगुलर और अनयूनिफॉर्म टाइप ऑफ अ नेटवर्क। तो जैसा कि ये कह रहा है, द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट कि ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब एक ऐसा नेटवर्क, ठीक है, एक ऐसा ट्यूब लाइक नेटवर्क जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट है अंदर। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो ये हो गया, अपने को पता चल गया कि ये अच्छा ये क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका बेसिक मतलब क्या होता है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ये डेफिनेशन क्या कहती है अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑलराइट, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मेम्ब्रेनस नेटवर्क, जैसा मैंने अभी बोला, इट इज अ मेम्ब्रेनस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द साइटोप्लाज्मा, ठीक है, एंड दे आर कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब्यूल्स कैसे होते हैं, एज ए ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये दीज आर द ट्यूब्यूल्स।
और ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, दे आर रैंडम, दे आर वेरी वेरी रैंडम। ओके, ऐसे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं सारे के सारे। तो these are random tubules, random network of tubules which is present in the cytoplasma of cell is known as the endoplasmic reticulum. All right, then what does this next point says? It is saying that it is attached with the nucleus on one side of it, and on the other side it is joined with the plasma membrane. All right, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि जो एक साइड पे endoplasmic reticulum, it is attached to the membrane of the nucleus. अब ये डायग्राम है, it is just imagine it as a real diagram of the endoplasmic reticulum, 3D डायग्राम है। सी यहाँ पे ये क्या है, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, ये यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है, साफ साफ समझ आ रहा है। अब ये कह रहे हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ द ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ट्यूब्स का नेटवर्क है और जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट है। फिर वो कह रहे हैं कि एक जो एंड है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो एक एंड है वो अटैच होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होगा, और दूसरा जो एंड है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, तो अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये यहाँ पे सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की एक जो वॉल है उससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच्ड है। अब क्यों अटैच्ड है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसी से ये वाला रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। फिर उसके बाद में आता है आपका सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन इट इज the Golgi apparatus, the Golgi body, and this, my friends, this forms a very continuous cascade of the procedure of protein transportation and protein making and making whatever, ठीक है। तो यहाँ पे this has a very very important reason why it is so, न्यूक्लियस से सीधा कनेक्ट होके it is going to the plasma membrane. We will study about it. First let's just know what the smooth endoplasmic reticulum is and what the rough endoplasmic reticulum. Okay, so हमने देखा कि यहाँ पर दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एक है, ये इसको बोल रहे हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इसको कह रहे हैं कि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें क्या होता है, वो बेसिकली it is this smooth endoplasmic reticulum, which is a network of fine disc-like tubular membranes or vesicles, part of a continuous membrane organelle within the cytoplasm of the eukaryotic cell. Simple thing, it is a continuous membrane, a continuous network of the tubules. Tubules का एक continuous एक thread like एक network होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। फिर वो कह रहे हैं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें कुछ नहीं होता, ये जो डेफिनेशन है इसके हिसाब से देखें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो भी एक SER ही है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, बस क्या डिफरेंस है उसमें कि यहाँ पे इसका जो सरफेस होता है वो थोड़ा रफ सा दिखाई देता है। मतलब अगर आप ऐसे माइक्रोस्कोप से देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स को, आपको दो टाइप के मिलेंगे, एक एकदम सॉफ्ट एकदम स्मूथ एंड चिकने टाइप के होंगे, और दूसरे जो होंगे उनका अपीयरेंस थोड़ा सा रफ होगा, दे विल अपीयर अ बिट रफ टू यू। अब वो क्यों होता है, बिकॉज दे हैव द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन दैट, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ the rough endoplasmic reticulum. That is why they are called as the rough endoplasmic reticulum. यहाँ पे soft endoplasmic reticulum के ऊपर कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए इनका अपीयरेंस स्मूथ होता है, ठीक है। और हमेशा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियस के साइड में अरेंज होंगे, एंड उसके बाद आएगा आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमेशा ऐसा ही होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर उसके बाद में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम will be arranged after the RER. ओके, फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि इनका फंक्शन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम it basically synthesizes the lipids. ओके, तो अच्छा, हमने पहले सेल वॉल जब पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था कि सेल वॉल किससे बनी होती है, फॉस्फोलिपिड्स की बाइलेयर होती है, मतलब टू लेयर्स, बाइ मीन्स टू लेयर्स ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स। तो यहाँ पर लिपिड्स कौन बना रहा है,
द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द SER मेक्स द लिपिड्स। लिपिड्स में आपके फॉस्फोलिपिड्स आ जाएंगे, आपके जो कोलेस्ट्रॉल है वो ये सारे जो होंगे वो आपके कहाँ पे आएंगे, कहाँ से बनेंगे, SER से बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिपिड्स का प्रोडक्शन है वो कौन कर रहा है, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब ये लिपिड्स जो होते हैं वो अपने अपने टारगेट के हिसाब से जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। ठीक है, कोई जो अगर मेम्ब्रेन का प्रोटीन बन रहा है, मेम्ब्रेन का लिपिड बन रहा है तो वो मेम्ब्रेन के पास जाएगा, या किसी और ऑर्गेनील का मेम्ब्रेन बनाना है तो वो उनके पास जाएगा, या फिर कहीं पे स्टोर करना है कोलेस्ट्रॉल वगैरह तो वो उधर जाएगा। ठीक है, तो दीज लिपिड्स आर मेड इन दिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड देन उसके बाद में जब वो बन जाते हैं तो वो अपने अपने टारगेट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। ऑलराइट, जहां जहां पे बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। फिर आता है आपका डिटॉक्सिफिकेशन, द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और फंक्शन। ओके, तो यहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन करता है कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो हम लोग कुछ भी ड्रग्स अगर इफ यू आर इनटेकिंग और इफ यू आर एनीथिंग टॉक्सिक सब्सटेंस जिस वी हैव इंजेस्टेड, तो अगर बॉडी में कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस आता है या फिर कोई ड्रग आता है जिसको अपने बॉडी को निकालना है, बॉडी डजंट वांट इट, तो वहाँ पे जो बॉडी है वो उसको क्या करती है, बॉडी से निकाल देती है। बट कैसे, मैं बताती हूँ। ओके, सो यहाँ पर राइबोसोम्स हैं, यहाँ पे वी हैव दी SER। SER में कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस है या फिर कोई भी ड्रग है वो SER पूरे बॉडी में जा रहा है तो SER में भी जाएगा। ठीक है, SER में गया तो बॉडी के पास, SER के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो होते हैं वो SER के पास होते हैं, तो वो जो SER है वो जो टॉक्सिक ड्रग है उसमें अटैच कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले जो ड्रग था वो बॉडी में घूम रहा था, टॉक्सिक था। अब कोई भी बॉडी में कोई भी चीज जो फॉरेन मटेरियल है, इट इज टॉक्सिक इफ इट इज स्टेइंग इनसाइड। ठीक है, अगर आप जहर भी पी रहे हो ना, तो अगर आप उसको बॉडी से निकल जाए वो बिना रुके तो इट कांट हार्म यू। सो इफ समथिंग विच इज फॉरेन इट स्टेज इनसाइड योर बॉडी, देन दैट इज हार्मफुल, इट इज टॉक्सिक। तो व्हाट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डू इज कि यहाँ पर जो भी आता है, जो भी ड्रग होता है, जो भी टॉक्सिक मटेरियल होता है, उसको ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर देती है। अब अगर वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो गया तो क्या हो गया, ये वाटर सॉल्युबल हो जाता है। कोई भी ड्रग, कोई भी टॉक्सिक मटेरियल वाटर सॉल्युबल हो गया तो इजीली बॉडी कैन एक्सक्रीट इट आउट थ्रू वाटर। इसीलिए कहा जाता है कि ड्रिंक एज मच वाटर एज यू कैन। Okay, if you have adequate amount of water inside your body, your ribosomes will have hydroxyl group. Okay, and if they have many hydroxyl groups, so they can detoxify many toxic material, मतलब it is like a continuous flow। जितना पानी पीते जाओगे उतना ही तुम्हारे SCR के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होंगे और उतना ही वो जो टॉक्सिक मटेरियल तुम्हारे अंदर उसको डिटॉक्सिफाई करता रहेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि ड्रिंक एज मच वाटर एज यू कैन। तो यहाँ पे वाटर का रोल होता है जिसमें वाटर हेल्प करता है, SCR का रोल होता है बेसिकली। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे डिटॉक्सिफाई करेगा SCR। ऑलराइट, फिर होता है अपना हार्मोन प्रोडक्शन। अब हार्मोन्स जो है वो जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनमें बनते हैं। ठीक है, तो उनके भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं उनके SER में बनेंगे हार्मोन्स। ठीक है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स सिंथेसाइज दी हार्मोन्स, और जो हार्मोन्स होते हैं फिर वही अपने टारगेट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, मॉडिफाई करके। फिर उसके बाद में आता है आपका कैल्शियम स्टोरेज। कैल्शियम स्टोरेज क्यों, कैल्शियम स्टोरेज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द मसल। हम मूव कर पाते हैं, हाथ पैर अपने हिला पाते हैं बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ आवर मसल्स, और जो कि कैल्शियम की वजह से होता है। ठीक है, तो कैल्शियम का फ्लो, कैल्शियम प्रोडक्शन पंप्स जो होते हैं उनके थ्रू जो कैल्शियम का फ्लो होता है, दैट पर्टिकुलर थिंग रेगुलेट्स द मसल मूवमेंट्स। तो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, वो स्टोर करती है कैल्शियम आयंस को, वो स्टोर करके रखती है। फिर जब उसको बॉडी को जरूरत होती है कि भाई कैल्शियम आयंस हमारे पास चाहिए, मसल को जरूरत होती है, तो वो यहीं से भेजती है, सब पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती है। राइट, फिर उसके बाद में आता है आपका सेलुलर फ्रेमवर्क मेंटेनेंस। अब जैसे कि मैंने कहा था
कि सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स इज डन इन द SER, ठीक है। तो यहाँ पे लिपिड्स क्या है, मेम्ब्रेनस प्रोटीन्स है, मेम्ब्रेनस मटेरियल है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन कोई भी हो उसको बनाने के लिए लिपिड चाहिए, फॉस्फोलिपिड्स चाहिए। तो अगर कहीं पे भी बॉडी मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाती है, सेल बॉडी में किसी भी ऑर्गेनल की डैमेज हो जाती है, फिर खुद की सेल की भी हो जाती है, तो वो कहाँ से फुलफिल होगी, उसको कहाँ से कौन मेंट करेगा, उसको SCR करेगा, क्योंकि उसके पास क्या है, ऐसा मटेरियल है जो कि मेम्ब्रेन्स बनाता है। तो वो जल्दी जो SCR है वो जल्दी से ट्रिगर हो जाएगा, जहाँ पे भी सेल वॉल का, सेल मेम्ब्रेन का डैमेज होगा तो SCR को मैसेज मिलेगा कि भाई जल्दी जल्दी करो और मेम्ब्रेन बनाओ, वहाँ पे रप्चर हो गया, डैमेज हो गया। तो SCR जो है वो क्या करेगा, मेम्ब्रेन बनाएगा और जल्दी से उधर भेज देगा लिपिड्स को, ठीक है। तो ऐसे क्या करते हैं, SCR जो है इट इज वेरी वाइटल, ठीक है। छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, दीज आर वेरी वेरी नॉन सिग्निफिकेंट एंड स्मॉल थिंग्स विच यू कैन नॉट इवन सी विथ योर नेकेड आई, ठीक है। आप अपनी नेकेड आई से देख भी नहीं सकते हो उनको, बट स्टिल दे हैव सो मच इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले, ठीक है, वेरी वाइटल रोल, ठीक है। अगर राइबोसोम नहीं होंगे तो आपका क्या होगा, मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी, बनेगी नहीं, ठीक है। और अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं बनेगी तो फिर आपको पूरा सेल कोलैप्स हो जाएगा। फिर ठीक है, कहीं और से इंतजाम कर भी लिया तो डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा बॉडी में। डिटॉक्सिफिकेशन, जो भी आप खाओगे, जो भी टॉक्सिक मटेरियल आप इंजेस्ट कर रहे हो वो बॉडी में रह जाएगा, और वो फिर भगवान ही मालिक है, फिर तो ऐसे बंदेगा। फिर उसके बाद में हार्मोन प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा और कैल्शियम स्टोरेज नहीं हो पाएगा, तो कैल्शियम का जो फ्लो है वो भी नहीं हो पाएगा। तो आप जैसे हो आप वैसे रह जाओगे, हाँ भाई हिल नहीं रही है, शरीर जैसा भी है ऐसे ही काम चलाओ, आपको पड़े रह जाओगे, आप कहीं पे आपकी बॉडी मूव ही नहीं कर पाएगी। तो सी दिस इज हाउ वेरी स्मॉल थिंग इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। वो दिखते नहीं है बट स्टिल दे हैव अ वेरी बिग रोल टू प्ले। These are the roles of endoplasmic reticulum, that is the smooth ones. अब हम देखते हैं कि हार्ड जो सॉरी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, उनका क्या रोल होता है, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करती हैं। प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करती हैं, थ्रू राइबोसोम्स, ठीक है। कौन होता है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज व्हाई दे अपीयर रफ। और ये जो राइबोसोम्स हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन कैसे बनाते हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग वी विल स्टडी अबाउट द राइबोसोम्स, तब वी विल एक्सप्लोर और रिसर्च मोर अबाउट द प्रोटीन सिंथेसिस। बट इन शॉर्ट नाउ ऑल वी हैव टू नो इज कि प्रोटीन सिंथेसिस होती है कहाँ पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रोटीन सिंथेसिस होगी, यहाँ से जो भी प्रोटीन बनेगा वो फिर मॉडिफाई करके जहाँ पे भी उसका टारगेट साइट होगा वहाँ पे भेज दिया जाएगा, ठीक है। मॉडिफिकेशन कहाँ होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और गोल्जी apparatus में, उसको पैक करके वी विल सेंड इट wherever it is destined to। फिर उसके बाद में होता है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द प्रोटीन फोल्डिंग। अब प्रोटीन फोल्डिंग एक और एकदम थोड़ी और आगे की चीज है, ठीक है, जो कि अपने को अभी इट इज नॉट आवर कंसर्न, तो वी विल नॉट गो टू द प्रोटीन फोल्डिंग, बट इट इज लाइक कि प्रोटीन जो होते हैं वो जब बनते हैं तो दे आर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। तो प्रोटीन्स का ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए, वो अरेंज कैसे होंगे, उनका फोल्डिंग कैसे की जाएगी, उनको पैक कैसे किया जाएगा, टू गिव देम अ प्रॉपर स्ट्रक्चर और गिव देम अ प्रॉपर ओरिएंटेशन, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटीन फोल्डिंग। अब प्रोटीन फोल्डिंग जो होती है वो कहाँ होती है, SCR में और गोल्जी apparatus। तो वहां पर प्रोटीन फोल्डिंग होती है, पर प्रोटीन जो है वो बनते कहाँ है, यहाँ पर उनकी क्वालिटी कंट्रोल होती है और उनका ओरिएंटेशन डिसाइड किया जाता है कि इस प्रोटीन को ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है। इस प्रोटीन को स्पाइरल होगा या फिर कैसा भी होगा वो यहाँ पर डिसाइड होगा, कहाँ पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है आपका, एक बार फिर से क्विक रिविजन कर लेते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो होता क्या है। ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स हो गए, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एक continuous network, very irregular network which is present in the cytoplasm of the cell, alright। फिर उसके बाद में दो टाइप के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, SCR पे नहीं होते हैं, इसलिए दे आर कॉल्ड एज स्मूथ वंस, ओके। तो दोनों के फंक्शन हमने देखा था, यहाँ पे देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन यहाँ पर है
और यहाँ पे मेम्ब्रेन से कंटिन्यूस नेटवर्क होता है किसका, आरईआर का। पहले आरईआर होता है, फिर उसके बाद में एसईआर होगा, फिर गोल्जी बॉडी, एंड देन गोल्जी बॉडीज आर अटैच्ड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑलराइट, फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि फंक्शंस क्या क्या होते हैं। फंक्शंस पे एसईआर का फंक्शन क्या था, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स बनाते हैं जो कि बहुत सारे मेम्ब्रेन्स का पार्ट बनते हैं आगे चल के। फिर उसके बाद में और कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स जो कि और भी काम करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है आपका डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन इज बेसिकली द रिमूवल ऑफ द टॉक्सिन मटेरियल इनसाइड दी फ्रॉम दी बॉडी, ठीक है। और वो कैसे करते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर देते हैं कोई भी टॉक्सिक मटेरियल पे, तो वाटर सॉल्युबल बन जाता है और फिर वो बॉडी से एक्सक्रीड आउट हो जाता है। फिर उसके बाद में आता है आपका हार्मोन प्रोडक्शन। हार्मोन प्रोडक्शन मतलब कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं आपके, उनके जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं वो क्या करते हैं, हार्मोन्स बनाते हैं। फिर उनको पैक करके उनको जहाँ पे भी उनको भेजना होता है, जहाँ पे भी उनका डिलीवरी स्पॉट होता है, वहाँ पे भेज देते हैं लेबल करके। फिर उसके बाद में आता है आपका कैल्शियम स्टोरेज। कैल्शियम स्टोरेज, कैल्शियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आयन फॉर द मसल मूवमेंट, ठीक है। कैल्शियम नहीं होगा तो आपकी मस्कुलर मूवमेंट नहीं होगी, इसीलिए कैल्शियम जो होता है वो कहाँ स्टोर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्टोर होता है। जब भी बॉडी को जरूरत होती है कि हाँ भाई उनका कैल्शियम खत्म हो गया, तो वो यहाँ से मंगाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है आपका सेलुलर फ्रेमवर्क मेंटेनेंस। कहीं पे भी किसी की भी वॉल रप्चर हो जाती है, सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, तो एससीआर के पास सिग्नल जाता है कि भाई हमारा डैमेज हो गया है सेल मेम्ब्रेन, प्लीज रिपेयर अस। तो फिर एससीआर जो है वो मेम्ब्रेन वहाँ पे सिंथेसाइज करके देता है, भेजता है। फिर रफ एंडोप्लाज्मिक का क्या फंक्शन बताया था हमने, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस कौन करते हैं, जो उनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एससीआर के ऊपर, आरईआर के ऊपर, वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। और फिर जो प्रोटीन फोल्डिंग होती है, प्रोटीन मॉडिफिकेशन होता है, बेसिकली प्रोटीन बन गया, एक सिंगल थ्रेड होता है, फिर उसका मॉडिफिकेशन जो होता है उसको प्रोटीन फोल्डिंग कहते हैं। अब वो प्रोटीन फोल्डिंग जो होता है उसका क्वालिटी कंट्रोल, मतलब उसका ओरिएंटेशन कौन डिसाइड करेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हो गया। If you have any doubt regarding the topic, you can comment down below. And if you have any exam coming by, just prepare hard for yourself, keep revising, and best of luck. Okay, thank you.